हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा सा एस्ट्रॉयड जिसका नाम होता है लूनर स्टार, वो एक बीमर नाम के आइसलैंड पे जाकर के गिर जाता है, जिसकी वजह से बीमर नाम का जो आइसलैंड होता है वो 100 मील तक पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। और वहाँ पे जितने भी इंसान होते हैं वो जल करके राख हो जाते हैं। वहाँ पे किसी भी जीवन का कोई अता पता नहीं होता है। और इस चीज़ को देख करके कुछ दो सेक्ट के एल्डर्स डिसाइड करते हैं अपने अपने पावरफुल डिसाइबल्स को वहाँ भेजने के लिए, और कुछ डिसाइबल्स वहाँ पे जाते भी हैं, मगर उनमें से कोई भी बचकर वापस नहीं आता है। सब के सब वहाँ पे मारे जाते हैं और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलता है कि आखिर कैसे हुआ। और तभी उन डिसाइबल की मौत के बारे में पता करने के लिए एम्परियर सेक्ट मास्टर भी वहाँ पे गया था, बल्कि वो भी अपने आप को वहाँ पे बचा नहीं पाते हैं। और वो भी जब अपने लिए गोल्डन पिल भी खाते हैं जिससे वो अपना लाइफ स्पेंस बढ़ा सकते थे, बट तब भी वो अपने आप को सेव नहीं कर पाते हैं। और ये सारी बात एम्पेरियर सेट का एक जूनियर डिसाइबल अपने एल्डर को पढ़ के बता रहा होता है। इस पूरे लेटर को लिखने वाला बंदा होता है ब्रदर शुआन, जो कि उसी एम्पेरियर सेक्ट मास्टर के साथ गया होता है। वो एम्पेरियर सेक्ट मास्टर तो डार्क ऑरा की वजह से मारा जाता है, मगर ये ब्रदर शुआन इकलौता ऐसा बंदा होता है जो कि वहाँ से वापस आता है और वहाँ पे एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को भी लेकर के आता है। और वो पत्थर उन लोगों को लगता है कि वो लूनर स्टार का ही एक छोटा सा टुकड़ा है। भी वो जूनियर डिसाइबल इस लेटर को पूरी तरीके से पढ़ चुका होता है और फिर उसे बंद करके अपने एल्डर की ओर आगे बढ़ता है और कहता है, एल्डर बस इतना ही इस लेटर में लिखा हुआ था और ये मेरे ख्याल से आखिरी शब्द हैं एम्पेरियर सेक्ट मास्टर के। और ये कहते हुए वो उस लेटर को लेकर के एल्डर के पास आ, और वो लेटर एल्डर को ग्रीट करते हुए उन्हें दे देता है। और ये जो एल्डर होता है वो एम्पेरियर सेक्ट का सुप्रीम मास्टर होता है। और तभी हम देखते हैं वो सुप्रीम मास्टर इस जूनियर डिसाइबल की तरफ पीट करके खड़ा होता है। अब ये जूनियर डिसाइबल सुप्रीम एल्डर के बहुत ही करीब आ जाता है। तब सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि बस क्या इसमें इतना ही लिखा था और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस लूनर स्टार के बारे में। और तभी वो जूनियर डिसाइबल कहता है, सीनियर ऐसा और कुछ भी नहीं लिखा है, बस जितनी भी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी थी मैंने सब पढ़ के आपको बता दिया है, आप चाहें तो इस लेटर को पढ़ सकते हैं। और तभी एल्डर कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस लेटर को यहाँ पे रख दो, मैं इसे बाद में ऑब्जर्व कर लूँगा, फिलहाल के लिए तुम मुझे ये बताओ कि ब्रदर शुआन अब कैसे हैं। और तभी इस बात को सुन करके वो डिसाइबल कहता है कि ब्रदर शुआन इस समय काफ़ी इंजर्ड हैं, मगर उनकी जो इंजरी है बहुत धीरे हील हो रही है। कहते हुए वो डिसाइबल उस लेटर को एल्डर की तरफ भेज देता है और वो लेटर एल्डर की डेस्क पे जाकर के लैंड करता है। और तभी एल्डर कहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लगता है कि आखिर उस लूनर स्टार में क्या होगा। और ये कह करके वो तुरंत उस डिसाइबल की तरफ पलट जाते हैं। तभी वो बेचारा डिसाइबल कहता है कि मास्टर इस बारे में तो मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है, मैं तो एक छोटा सा जूनियर मास्टर हूँ, भला मैं इन सब के बारे में कैसे बताऊंगा। तभी सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि ठीक है, इन सब सारी बातों को तुम फिलहाल के लिए साइड करो, बट मुझे ये बताओ कि नान हाई डिजर्ट के कुछ डिसाइबल ने अभी ब्रेक थ्रू किया है, और ये अफवाह सच है या झूठ। इस बात को सुन करके वो जूनियर एल्डर कहता है कि सुप्रीम एल्डर आपने जो सुना है वो सच है, कुछ वहाँ के डिसाइबल्स ने मिस्टिक रेलम को ब्रेक थ्रू किया है, यानी कि सुपरनेचुरल रेलम के फर्स्ट और सेकंड लेवल को अचीव कर चुके हैं, बट उन लोगों में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं शो की है जिससे हमें खतरा महसूस हो। तो हम लोगों को इस चीज़ से कोई भी घबराने की बात नहीं। वो जूनियर एल्डर कहता है कि सीनियर मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, अभी हाल ही में हमें पता चला है कि हमारे बॉर्डर्स पे डीमंस का आना जाना बहुत ज़्यादा हो चुका है, और हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द डीमन और ह्यूमंस के बीच में फाइट होने वाली है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और रही बात उस नान हाई डिजर्ट के डिसाइबल्स की, तो वो लोग फ़िलहाल के लिए हमारे लिए कोई ख़तरा पैदा नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ से हम लोग तो निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि उनकी पावर अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो हमारे डिसाइबल्स की पावर को टच कर पाएँ। और हाँ, आपका कुछ डिसाइबल हॉल में वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी इन्वेस्टिगेशन करने जाना चाहते हैं साउथ सी की तरफ, यानी कि लूनर स्टार की तरफ। और तभी सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि ठीक है, मैं उन डिसाइबल से भी आकर के हॉल में मिल लूँगा, और अगर मैं बिज़ी हो जाता हूँ तो तुम उन्हें परमिशन दे देना कि वो जा करके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और वहाँ से खाली हाथ ना आए। और तभी वो एल्डर लूनर स्टार का वही टुकड़ा हाथ में ले लेते हैं जो टुकड़ा वो जूनियर एल्डर लेकर के आया था, और उसे ऑब्जर्व करने लगते हैं कि क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का डार्क ऑरा या कोई स्पिरिचुअल एनर्जी है भी या नहीं। अगर उनके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, ये एक नॉर्मल सा ही पत्थर होता है, जिसे इंपीरियर सेक्ट वाले ये सोच रहे थे कि ये लूनर स्टार का एक पत्थर है, यानी कि एक टुकड़ा,
और तभी एल्डर गुस्सा आ जाते हैं और जूनियर एल्डर से कहते हैं कि क्या तुमने एक बार भी इसे ऑब्जर्व नहीं किया कि ये एक लूनर स्टार का पत्थर है भी या नहीं। और ये कह करके वो तुरंत उस पत्थर को उसकी ओर फेंक देते हैं और कहते हैं कि अगली बार तुम कोई भी ऐसी चीज लाना मेरे पास तो उससे पहले खुद ऑब्जर्व कर लेना कि वो चीजें सही हैं या नहीं। और ये कह करके एल्डर पलट जाते हैं और कहते हैं कि जैसा कि एशियन बुक में दावा किया गया था कि बहुत जल्द तबाही का वक्त आने वाला है और एक बहुत बड़ा जाइंट स्टोन अपीयर होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वक्त बहुत करीब आने वाला है। और जो भी एशियन बुक में वो बातें लिखी थी वो सब की सब सच हो रही हैं। और कैसे भी करके हमें इन सब की बातों की तह तक पहुंचना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं। इस बात को सुन करके वो जूनियर एल्डर कहता है, सीनियर आप जो कह रहे हैं मैं ये सारी बात उन सारे डिसेबल्स को समझा दूंगा कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस एरिया में जाएं साउथ सी की तरफ, तो वो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके लाएं और हमारे लिए कोई ना कोई इतनी जानकारी लेकर के ही वापस आएं जो कि हमारे सेक्ट के लिए लाभदायक हो। तभी सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम इस बार कोई भी ऐसी गलती मत करना जिसकी वजह से हमारे सेक्ट वालों को नुकसान उठाना पड़े, और ख़ास तौर से हमारे डिसेबल्स का भी ख्याल रखना कि कोई भी इस बार मारा ना जाए। और ये कह करके वो जूनियर एल्डर की ओर देखने लगते हैं। तभी सुप्रीम एल्डर फिर से कहते हैं कि मैंने जो कहा है वो तुमने ध्यान से सुना या नहीं। और फिर कहते हैं कि ना जाने अब हमारा सेक्ट किस तबाही की ओर जा रहा है। और यही सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि ड्रैगन गर्ल और फैंगयान उड़ते हुए बहुत ही तेजी से साउथ सी की ओर जा रहे होते हैं और शाओलिंग उन लोगों से बहुत पीछे होती है क्योंकि ये लोग अब सुपर नेचुरल रैलम पे ब्रेक थ्रू कर चुके थे। ड्रैगन गर्ल कहती है कि क्यों ना आज हम लोग रेस करके देखते हैं कि कौन पहले उस सी तक पहुंचता है। तभी फैंगयान कहता है नेकी वो भी पूछ-पूछ के, और ये कह करके वो दोनों अपनी पावर को बढ़ा देते हैं और फैंगयान झपकते ही ड्रैगन गर्ल से काफ़ी आगे निकल जाता है। ये देख कर के ड्रैगन गर्ल कहती है कि मानना पड़ेगा इसकी फ्लाइंग स्पीड बहुत अच्छी हो गई है। और तभी फैंग भी यही बात कहता है कि ड्रैगन गर्ल ने जैसे ब्रेक थ्रू किया है उसकी भी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत बढ़ गई है। और तभी फैंगयान एक चोटी पे आके खड़ा हो जाता है, वहाँ पे ज़मीनी रास्ता ख़त्म हो जाता है, अब समुंदर का रास्ता होता है। तभी फैंगयान कहता है कि मैं इस समुंदर को देख पा रहा हूँ, इसकी तो कोई भी लिमिट नहीं है। मुझे इसे देख के ऐसा लगता है कि इसकी तो कोई सीमा भी नहीं होगी कि मुझे कहीं किनारा भी नज़र आ जाए। अभी फैंगयान अपने चारों तरफ का नज़ारा देखने लगता है और कहता है कि मैं इस जगह पे पहली बार आया हूँ। यकीनन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह थी, जैसा कि मैंने लोगों से सुना था। ये इस जगह वाक़ई में शांत और एकदम खूबसूरत सी है, जिसे देखते रहो, कभी मन ही नहीं भरता। और तभी ड्रैगन गर्ल आ जाती है और कहती है क्या बात है, तुम इस नज़ारे में खो से गए हो। तभी फैंगयान कहता है कि हम लोग भला इस बड़े से सी को कैसे पार कर सकते हैं। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है तुम्हारी बात तो सही है। तभी फैंगयान कहता है कि अगर हम यहाँ पे ट्रैवल भी करें, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ भी करके फ्लाई करते जाएं, तो हमारे पास इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है कि हम यहाँ से सी के दूसरे छोर तक फ्लाई करते हुए पहुँच सकें। और तभी ड्रैगन गर्ल भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही होती है। और तभी वहाँ पे शाओलिंग आ जाती है और कहती है कि तुम लोग जब से सुपर नेचुरल रैलम पे ब्रेक थ्रू कर चुके हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग मुझे भूल जाओ। तुम लोग जानते हो ना कि मैं तुम लोगों से पावर में कम हूँ, और तुम लोग यहाँ पे इतनी तेज़ी से उड़ के आ गए हो कि मुझे रेस्ट करने का भी मौका नहीं मिला है। और वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है और वो फैंगयान और ड्रैगन गर्ल के ऊपर चिल्ला रही होती है, मगर वो लोग इसे इग्नोर करके फिर से बातें करने लगते हैं। और तभी फैंगयान कहता है कि भला हम यहाँ से आगे का सफ़र कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे तो कोई होप नज़र नहीं आ रही है और दूर दूर तक कोई आइलैंड भी नहीं है। और अगर हम फ्लाई करके गए तो हमारी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और हम बीच रास्ते में ही जान से मारे जाएंगे। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है अगर मैं तुम्हें यहाँ लेकर के आई हूँ तो इसका भी कोई ना कोई उपाय तो मैं ही निकालूंगी। तभी फैंगयान कहता है आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है, और मुझे नहीं लगता कि इस सी को हम फ्लाई करके पार कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई जड़ी-बूटी हो तुम्हारे पास जिसे खा कर के हम अपनी एनर्जी को 100 टाइम बूस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तभी ड्रैगन गर्ल हँसने लगती है और कहती है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। और तभी वो अपनी रिंग से एक स्पिरिचुअल छोटी-सी बोट निकालती है और इसका नाम होता है रोज़ गोस्ट बोट। और उस बोट को निकाल कर के फैंगयान से कहती है कि ये गिफ्ट मुझे जिया लांग ने दिया था। सिस्टर जिया लांग ने इस बोट को एक ऑप्शन से खरीदा था कि हम लोग कभी भी सी के सफ़र की ओर जाएँ, तो ये बोट हमारे काम आए। तभी फैंगयान कहता है कि इस बोट को आखिर हम चलाएँगे कैसे? तभी ड्रैगन गर्ल कहती है इसको चलाना बहुत आसान है। बोट को चलाने के लिए हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी लगती है, मगर ये बोट दिखने में तो बहुत ज़्यादा बड़ी है और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इस बोट को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी लग रही होगी, बट ऐसा नहीं है। इस बोट को चलाने के लिए हमारी बहुत कम स्पिरिचुअल एनर्जी लगती है। हम लोग अगर बारी-बारी करके इस बोट को चलाएँगे
तो यकीनन हम लोग बहुत जल्द पहुँच जाएँगे। और तभी फैंगयान उस बोट के अंदर आ जाता है और उस बोट की खूबसूरती को देखने लगता है। आफ्टर ऑल ये एक लड़की की बोट होती है तो खूबसूरत तो होगी ना, वो चारों तरफ रीमन और फ्लावर से सजी होती है। फिर ड्रैगन गर्ल शॉलिंग से कहती है कि तुम इस बोट में बैठ कर के कल्टीवेशन स्टार्ट करो और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रीगेन करो, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है और आगे ना जाने कौन सा खतरा होगा, हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए और इस बोट को चलाने के लिए मैं और फैंगयान काफ़ी हैं। इस बात को सुन कर के शॉलिंग कहती है, क्या मैं इन लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ? हद होती है, मैं एक असुरा गर्ल हूँ। और ये कह कर के वो वहाँ पे गुस्साने लगती है और ड्रैगन गर्ल उसे इस तरीके से देख कर के कहती है कि मैं तो एक इसे समझा रही हूँ और ये है कि मेरी बात को ना मान करके यहाँ मुँह फुला रही है। ख़ैर जो भी हो, इसकी मर्ज़ी, अगर इसे कल्टीवेट करना हो, अपनी पावर को रीगेन करना हो तो करे, वरना नहीं। और तभी ड्रैगन गर्ल अपने स्पेल को कास्ट करने लगती है और एक बड़ी-सी रिंग को बाहर निकालती है, जिसकी वज़ह से वो बोट पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाती है। ये देख कर के फैंग हान काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि वाक़ई में ड्रैगन गर्ल ने जब से ब्रेक थ्रू किया है सुपरनैचुरल रियलम फर्स्ट लेवल पे, तब से इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और तभी ड्रैगन गर्ल बहुत ही तेज़ी से उस बोट को पानी को चीरते हुए आगे बढ़ाने लगती है, जिसे देख कर के फैंगयान कहता है, सच में अगर हम इससे ट्रैवल करेंगे तो हमारी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बच जाएगी। और ये देख कर के फैंगयान काफ़ी खुश भी होता है, क्योंकि पहली बार फैंगयान इस बोट पे सफ़र कर रहा होता है। और तभी ड्रैगन गर्ल एक आइलैंड को देखती है और उस आइलैंड के पास जाकर के अपनी बोट को साइड करने लगती है। और ये देख कर के फैंगयान कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्यों रोक रही हो, क्या हुआ? मगर ड्रैगन गर्ल उसे बोट को साइड में लगा कर के कुछ नहीं बोलती है, उस छोटे से आइलैंड पे चली जाती है। इसे ऐसे देख कर के फैंगयान काफ़ी हैरान होता है और तभी फैंगयान भी उसके पीछे-पीछे जाने लगता है। और तभी ड्रैगन गर्ल उस छोटे से आइलैंड के किनारे आकर के खड़ी हो जाती है और काफ़ी हैरान होकर के उस आइलैंड को ऑब्ज़र्व करने लगती है। और तभी उसके पीछे से फैंगयान कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या देख रही हो? तभी ड्रैगन गर्ल नीचे से एक हर्ब को तोड़ने लगती है और उस हर्ब का नाम होता है ब्लड कॉलर हर्ब। इस हर्ब को पूरी तरीके से बनने में 500 साल लगते हैं और इस हर्ब को अगर कोई भी कल्टीवेटर कंज्यूम करता है तो वो अपनी एनर्जी को बहुत जल्दी से रीगेन कर सकता है, भले उसके अंदर 0% स्पिरिचुअल एनर्जी हो। और तभी ड्रैगन गर्ल वो मैजिकल हर्ब फैंगयान को दिखाने लगती है और कहती है कि इस हर्ब से तुम अगर चाहोगे तो कई सारे गोल्डन एलेक्सर बना सकते हो, और साथ में अगर तुमने इसे रिफाइन कर लिया तो तुम्हारी की यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से रीगेन हो जाएगी। और इस सफ़र में ये हर्ब हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और यहाँ पे फैंगयान को तो कुछ समझ में नहीं आता है, मगर फिर भी वो हर्ब ड्रैगन गर्ल से लेकर के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से चेक करने लगता है और उसे रिफाइन करने लगता है। और जब वो रिफाइन करता है तो वो ऐसा फील करता है कि वाक़ई में इसकी वजह से मेरी की यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से बहुत तेज़ी से रीगेन हो रही है। और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, मगर उस हर्ब को वो थोड़ा बहुत ही इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी रीगेन हो जाती है। और फैंगयान इसकी वजह से काफ़ी खुश होता है। तभी फैंगयान उस हर्ब को शॉलिंग को देने लगता है और कहता है, शॉलिंग तुम इस हर्ब को रिफाइन करके अपनी की यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी को रीगेन कर सकती हो, और वो भी बहुत जल्दी से। फिर शॉलिंग उसे बहुत ही कोल्ड लुक दे करके कहती है कि भला मैं इस पेड़ पौधे से अपनी एनर्जी को रीगेन क्यों ही करूं, मैं एक डीमन असुरा गर्ल हूँ और मैं अपने ही मेथड से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रीगेन करूंगी। और ये कह करके वो समुंदर की ओर देखने लगती है और अपने हाथ में एनर्जी जनरेट करने लगती है। तभी फैंगयान कहता है कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है? और तभी शॉलिंग कहती है, बस तुम देखो कि मैं क्या कर रही हूँ। तभी शॉलिंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस समुद्र को स्कैन करने लगती है और स्कैन करते करते वो एक बड़े से स्नेक को पकड़ लेती है। और इसे ऐसा करते हुए देख करके फैंगयान कहता है कि भाई मुझे माफ़ करो, तुम्हें तुम्हारी टेक्निक मुबारक हो, मैं इस पेड़ पौधे से ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रीगेन कर लूँगा। और तभी वो ड्रैगन गर्ल की ओर देखने लगता है। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है, ये पानी बहुत ऊपर हुआ करता था और ये प्लांट पानी के अंदर हुआ करते थे, यानी कि ब्लड हर्ब, बट ये कैसे हो सकता है कि ये हर्ब अचानक से इतना ऊपर आ गए और सी का लेवल इतना कम हो रहा है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होती है। तभी फैंगयान कहता है कि हमें आगे चल के इस चीज़ को देखना चाहिए कि आगे क्या चल रहा है। अभी ड्रैगन गर्ल भी कहती है कि तुमने सही कहा फैंगयान, हमें आगे चल के ये देखना चाहिए कि आखिर इस सी के अंदर क्या चल रहा है, क्या पता हमें अंदर जाकर के कोई ट्रेजर ही मिल जाए। और ये दोनों ही एग्री कर जाते हैं कि इन लोगों को सी के और अंदर जाकर के देखना चाहिए कि आखिर अंदर क्या है और किसकी वजह से ये वाटर लेवल कम हो रहा है। और यही सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है ब्रदरहुड या अंडू को, जो कि बैठ करके अपने उस बड़े से एल्केमी फर्नेस में उस
इविल गार्ड को रिफाइन कर रहे होते हैं और ऐसा करते हुए उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका होता है। जब वो उसे फाइनली रिफाइन करने के बहुत करीब पहुंच चुके होते हैं और तभी वहां पे वोंग लूहो आ जाता है और उन्हें ग्रीट करके बोलता है, सीनियर आप अभी भी इस इविल गार्ड को रिफाइन करने में लगे हुए हैं। मगर यहाँ पे ब्रदर टियांडू उसे कोई रिस्पांस नहीं देता है। तभी लॉर्ड लूहो बोलता है कि सीनियर, जैसा कि मैंने सुना है कि ये डीमंस का आना जाना हमारे बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा हो चुका है और क्या पता इमॉर्टल्स और डीमंस की फाइट बहुत जल्दी आ सकती है। मगर मुझे एक और खतरा नज़र आ रहा है, ये इंपीरियल सेक्ट के लोग कुछ ना कुछ खिचड़ी ज़रूर पका रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि वो लोग कहीं ऐसे टाइम हम पर अटैक ना कर दें जब हमारी फाइट उन डीमन से हो रही हो, और अगर वो ऐसा करेंगे तो हमारा सेक्ट पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको उन लोगों के एक्शन लेने से पहले ही आपको कोई ना कोई एक्शन ले लेना चाहिए। मगर यहाँ पे ब्रदर हुटियांडू वो अभी भी उस इविल गार्ड को रिफाइन करने में लगे होते हैं, क्योंकि ये उनका आखिरी प्रोसेस होता है। और तभी ब्रदर हुटियांडू फाइनली उठ जाते हैं और हवा में फ्लोट करने लगते हैं और अपनी हेवनली एल्केमी फर्नेस की पावर को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस होता है रिफाइन का इविल गार्ड को, वो और भी तेज़ी से होने लगता है। और ऐसा देख करके लॉर्ड लुओ काफ़ी हैरान होता है। मगर यहाँ पे ब्रदर हुटियांडू अपनी पूरी एनर्जी उस अल्केमी फर्नेस पे लगा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके इस इविल गार्ड को रिफाइन करना था। इस चीज़ को देख करके लॉर्ड लुओ काफ़ी हैरान होता है और वो खड़े होकर के चुपचाप हुटियांडू को देख रहा होता है। और तभी उसे आवाज़ आती है, ब्रदर हुटियांडू। और जब उस आवाज़ को वो सुनता है तो उस आवाज़ को वो जानी पहचानी लगती है। और तभी कहता है कि आखिर ये किन्वी यहाँ क्या कर रही है। और तभी वो बाहर आता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे आए हो, तुम लोग ज़ेन दियान पीक के डिसाइबल हो और तुम लोग जानते हो कि तुम लोग हमारे दुश्मन हो, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लोग यहाँ पे आ गए। तुम्हारी बड़ी बहन फैंग किनची ने तो हमारे ब्रदर हुटियांडू के ऊपर अटैक भी कर दिया था, तुम लोग जानते हो ना कि तुम लोग हमारे सेक्ट के दुश्मन हो। पर तभी किन्वी लॉर्ड लूहो को ग्रीट करके कहती है, सीनियर मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए आई थी और कुछ भी नहीं, मेरा कोई गलत इरादा आप लोग को लेके नहीं है। और तभी सीन शिफ्ट होता में दिखाया जाता है कि ब्रदर हुटियांडू ने फाइनली उस इविल गार्ड को रिफाइन कर लिया होता है और उसे रिफाइन करके अपने पास एक छोटे से बोतल में रख लेते हैं और तुरंत लॉर्ड लूहो के पास आकर के खड़े हो जाते हैं। लॉर्ड लूहो उन्हें ऐसे आगते हुए देख करके काफ़ी हैरान होता है और कहता है, सीनियर आपने उस इविल गार्ड को रिफाइन कर लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और तभी किन्वी उन्हें ऐसे आते हुए देख करके तुरंत उन्हें ग्रीट करती है और कहती है, सीनियर बस मैं आपसे यहाँ पे मिलने के लिए आई थी और कुछ भी नहीं। तभी सीनियर हुटियांडू कहता है, किन्वी मैंने जैसा कि सुना है कि तुमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है माउंटेन एंड पीक कंपटीशन में, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि तुम उस कंपटीशन में कुछ देर भी टिक पाओगे, मगर तुमने सच में ये प्रूव कर दिया कि तुम अपनी बहन किनची की छोटी बहन हो। और ये कह कर के वो यहाँ पे किन्वी की तारीफ कर रहे होते हैं। तभी किन्वी उन्हें फिर से ग्रीट करती है और कहती है कि सीनियर ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। तभी ब्रदर हुटियांडू कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई थी। तभी किन्वी कहती है कि सीनियर मैं साउथ सी की तरफ जाना चाहती हूँ और क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या मैं अगर वहाँ पे जाऊँगी तो क्या मेरे लिए वहाँ पे कोई खतरा होगा। तभी ब्रदर हुटियांडू कहते हैं कि अगर तुम उधर जाना चाहती हो तो तुम अपने साउथ सी के प्रिंस यानी कि जो कि तुम्हारा दोस्त था वो भी कल्टीवेट करके बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, तुम उसका साथ ले सकती हो। और रही बात मेरी, तो मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा कि तुम्हें कोई भी खतरा रास्ते में ना हो। ये सुनकर के किन्वी काफ़ी खुश हो जाती है, मगर लॉर्ड लूहो बोलता है कि किन्वी क्यों ना तुम नॉन डिजर्ट में जा करके कल्टीवेट करो, वो तुम्हारी बॉडी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होगा। तभी ब्रदर हुटियांडू कहते हैं, नहीं, किन्वी ने जहाँ सोचा है उसे वहाँ जाने दो और मैं भी चाहता हूँ कि किन्वी और भी ज़्यादा पावरफुल बन करके इस सेक्ट में वापस आए। तभी किन्वी और भी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सीनियर हुटियांडू ने किन्वी की तारीफ़ की थी, मगर यहाँ सबको पता होता है कि किन्वी यहाँ पे फैंगयान से चलती है और यहाँ पे ब्रदर हुटियांडू भी फैंगयान से चलते हैं। तो भाई दुश्मन का दुश्मन तो उनका दोस्त ही होता है ना। इसी वजह से सीनियर हुटियांडू यहाँ पे किन्वी की मदद कर रहे होते हैं और कहते हैं कि फ्यूचर में तुम्हें किसी भी तरीके की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बता देना। और रही बात अगर तुम साउथ सी की तरफ जा रही हो तो तुम कहो कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे स्टूडेंट्स का यानी कि डिसेबल्स का ग्रुप तैयार कर देता हूँ जिससे तुम्हें काफ़ी मदद मिलेगी और वो डिसेबल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होंगे। मगर इस बात को सुनकर के किन्वी उन्हें मना कर देती है। तभी सीनियर हुटियांडू कहते हैं, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगी। तभी किन्वी कहती है, सीनियर अगर आप मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं
भला मैं कैसे आपको मना कर सकती हूँ। और तभी सीनियर हुटियांडू अपनी उसी छोटी-सी बोतल को किन्वी को देने लगते हैं, जिसमें उन्होंने उस इविल गार्ड को रिफाइन किया था, जिसे रिफाइन करने में उन्हें कई महीने लग गए थे। और इसे ऐसा करते हुए देख कर के लॉर्ड लुओ कहते हैं, सीनियर आप आखिर क्या कर रहे हैं? वो बोतल आखिर किन्वी को आप क्यों दे रहे हैं? मगर यहाँ पे सीनियर हुटियांडू उसकी बात को इग्नोर करते हैं और उस छोटी-सी बोतल को उठा कर के किन्वी को दे देते हैं और कहते हैं, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा-सा तोहफ़ा है। इसमें इविल गार्ड है, जिसे मैंने रिफाइन कर दिया है। ये तुम्हारे उस सफ़र में तुम्हारे काफ़ी काम आएगा। और ये कह कर के किन्वी की ओर देखने लगते हैं और किन्वी कहती है कि मैं इतना महँगा गिफ्ट आपसे नहीं ले सकती हूँ, सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ करें। मगर वो लालची तो थी, उस बोतल को ले ही लेती है और यहाँ पे सीनियर हुटियांडू को ग्रीट करके वहाँ से चली जाती है। और तभी हुटियांडू और लॉर्ड लुओ वो दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। तभी वांग लुओ ब्रदर हुतियांडू से कहता है कि सीनियर आखिर आपने वो एल्केमी फर्नेस उसे क्यों दे दिया जिसमें इविल गार्ड था? इसे रिफाइन करने में आपको टोटल 6 महीने लग गए थे। आपने ना जाने कितनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस पे वेस्ट की थी और आपने बिना सोचे उसे दे दिया। तभी सीनियर हुटियांडू कहता है कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे ये काम नहीं किया है, तुम्हारी बुद्धि ही कम है, इस वजह से तुम नहीं समझोगे। और ये कह कर के वो आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ हमें कहीं न कहीं समझ में आता है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो जो इविल गार्ड था वो ज़रूर फैंगयान का मास्टर था। अगर इस बात को इसी सस्पेंस में छोड़ देते हैं, आने वाले सीरीज़ में देखते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। और यहीं पे ये सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फैंगयान और ड्रैगन गर्ल और शाओलिंग, ये तीनों के तीनों बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी ड्रैगन गर्ल को बहुत ज़्यादा चमकीले बादल नज़र आते हैं और तूफ़ान नज़र आता है। वो कहती है कि आखिर वो क्या चीज़ है? तभी वो फैंगयान की ओर देख के कहती है, फैंगयान वो देखो सामने क्या है? और तभी फैंगयान भी उस बादल को देख कर के काफ़ी हैरान हो जाता है। और तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि ऐसा तो कभी यहाँ पे नहीं होता था। और तभी शाओलिंग कहती है कि हमें रास्ता बदल लेना चाहिए क्योंकि मुझे आगे खतरा नज़र आ रहा है। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा क्योंकि ये समुद्र काफ़ी ज़्यादा शांत था और इस समुद्र के बीचों-बीच में इतना ज़्यादा तूफ़ान कहाँ से आने लगा? तभी फैंगयान कहता है ड्रैगन गर्ल से, क्यों ना हमें उसके अंदर जाके देखना चाहिए। मगर यहाँ पे शाओलिंग कहती है, तुम लोग का दिमाग सही है, वहाँ पे जाओगे तो मारे जाओगे। तभी फैंगयान कहता है, ड्रैगन गर्ल हमें अंदर जाकर के ज़रूर देखना चाहिए कि उस तूफ़ान के बीच में आखिर है क्या, और क्या पता हमें कोई फिर से ट्रेज़र मिल जाए। और ये लोग ट्रेज़र के भूखे फिर से उस तूफ़ान के बीच में चले जाते हैं। और जब ड्रैगन गर्ल अंदर जाती है और ठंडी हवाएँ चलने लगती है, जिसकी वजह से ड्रैगन गर्ल भी काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इसका जो ऑरा है वो काफ़ी ज़्यादा थिक और काफ़ी ज़्यादा अलग है। ऐसा ऑरा मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। मगर तभी वो लोग उस तूफ़ान के बीच में जाने लगते हैं और यहाँ पे शाओलिंग की तो हवा टाइट हो रही होती है, वो बेचारी सही से खड़े भी नहीं हो पाती है। और तभी वो लोग उस तूफ़ान के बीचों बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। और ये देख कर के शाओलिंग की तो हवा टाइट हो जाती है, वो बेचारी अपनी एक ही जगह पे खड़ी रहती है और कहती है, मैंने मना किया था ना कि तुम लोग यहाँ पे मत आओ। और तभी वो लोग उस तूफ़ान को देखने लगते हैं क्योंकि लोग उस तूफ़ान के वो लोग बीचों बीच में आ जाते हैं। यहाँ पे वो लोग तो सही से सांस भी नहीं ले पाते हैं। अभी ड्रैगन गर्ल आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगती है और कहती है, फैंगयान वो देखो हमारे सामने एक बड़ा सा वोर्टेक्स है, यानी कि पानी का भवंडर, जो कि पूरा पानी अपनी तरफ निकल रहा है। तभी फैंगयान भी उस चीज़ को देखने के लिए आगे बढ़ता है। वो लोग इस चीज़ को देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसी वजह से सी लेवल का पानी जो है वो कम हो रहा था। और तभी ड्रैगन गर्ल कहती है, संभल के, वो देखो मुझे किसी की शैडो वहाँ नज़र आ रही है और वो काफ़ी बड़ा है। और तभी ड्रैगन गर्ल देखती है कि वहाँ पे एक ब्लैक वाटर स्नेक किंग है और वो इतना ज़्यादा जाइंट होता है जिसके सामने ये लोग एक छोटे से बच्चे नज़र आ रहे होते हैं। और तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि ये जाइंट स्नेक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मैं बता नहीं सकती। इसे सी पाइथन के नाम से भी कहते हैं और ये इकलौता ऐसा स्नेक है जिसके पास सुपर नेचुरल की पावर होती है। और अगर ये एक बार ब्रेक थ्रू कर जाए और ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाए, एक स्नेक से ड्रैगन में, तो हमारी खैर नहीं। तभी फैंगयान कहता है, क्या इसके पास भी सुपर नेचुरल रेलम की पावर है? मैंने ऐसा बीस्ट कभी नहीं देखा। तभी शाओलिंग भी कहती है कि मैं एक असुरा हूँ, बट मैंने भी ऐसे किसी एनिमल को नहीं देखा है जिसके पास एक सुपर नेचुरल रेलम की पावर हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि शायद इसका आज ब्रेक थ्रू का टाइम है और अगर इसने ब्रेक थ्रू कर लिया तो हमारी खैर नहीं। और हाँ, अगर ये जब ब्रेक थ्रू करने वाला रहेगा तो इसका सबसे कमज़ोर पॉइंट होगा, अगर हमने तब इसके ऊपर अटैक किया तो ज़रूर ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और मैं फैंगयान तुम पर एक उपकार करना चाहती हूँ, जैसा कि तुमने मुझे लाइफ स्पैन पिल यानी कि लाइफ को बढ़ाने के लिए वो पिल मुझे दे दी थी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस ड्रैगन का शिकार तुम्हारे साथ में करूँ और इस बड़े से जाइंट स्नेक को तुम रिफाइन करके अपनी बॉडी से इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को मर्ज कर लो, तो
तो मैं इस शिकार में ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। और फैंग यान यहाँ पे हँसने लगता है और वो भी रेडी हो जाता है। यहाँ पे ड्रैगन गर्ल अपनी बोट की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो लोग जल्द से जल्द चाहते थे कि उस जाइंट से स्नेक के पास पहुँच जाएँ। मगर इन सबको ऐसा करता हुआ देख कर के शॉलिंग कहती है, तुम लोग मौत के कुएँ में क्यों जाना चाहते हो? मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूँ। तभी फैंग यान कहता है, अगर तुम चाहती हो कि हम लोग के साथ फाइट करना तो आ सकती हो, अगर नहीं चाहती हो तो तुम इस बोट में रह कर के आराम कर सकती हो, हम इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। तभी शॉलिंग कहती है, तुम लोग पहाड़ में जाओ, मैं तो यहीं पे रहूँगी, मुझे मरना नहीं है। और ये कह कर के वो वहीं पे रुक जाती है और फैंग यान और ड्रैगन गर्ल वहाँ पे रेडी हो चुके होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो धीरे-धीरे उस ब्लैक वाटर जाइंट स्नेक किंग के पास पहुंच रहे होते हैं। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि फैंग यान तैयार रहना, क्योंकि हमें ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा और अगर हम लोग एक बार भी चुके तो हमारी मौत पक्की होगी। तभी फैंग यान कहता है कि मैं इस बार पूरा तैयार हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस जाइंट स्नेक को मार दूँ। मगर हाँ, अगर तुम लोगों को ऐसा कभी भी लगे कि खतरा है तो तुम लोग प्लीज़ वहाँ से भाग जाना। और ड्रैगन गर्ल कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। और ये कह कर के वो लोग उस जाइंट से स्नेक के और करीब जा रहे होते हैं और यहाँ पे शॉलिंग की हवा टाइट हो रही होती है। और तभी वो लोग पहुँच भी जाते हैं ड्रैगन स्नेक के पास और वो लोग शॉलिंग को बोट पे छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वहाँ पे फैंग यान अपनी उसी हेमनली निडल स्वॉर्ड को समन करता है। ये वही स्वॉर्ड होती है जो स्वॉर्ड जियालान ने इसे गिफ्ट की होती है। और यहाँ पे फैंग यान भी अपनी पूरी एनर्जी लगा करके उस छोटी सी स्वॉर्ड को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जाइंट स्नेक भी इन लोग के ऑरा को महसूस कर लेता है और वो भी इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी ड्रैगन गर्ल अपने आइस ड्रैगन से उस जाइंट से स्नेक के ऊपर अटैक कर देती है, मगर वहाँ पे उस जाइंट से स्नेक का बाल भी बाका नहीं होता, वो वहाँ पे खड़ा होता है। और तभी हम देखते हैं कि फैंग यान भी अपनी उस छोटी सी निडल से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर तभी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हल्की सी खरोंच आती है। और तभी फैंग यान अपनी उसी निडल स्वॉर्ड से कई सारे क्लोन बना करके उस जाइंट स्नेक के ऊपर मार के उसे वहीं पे धँसा देता है। कुछ पल के लिए वो रोक देता है उस जाइंट से स्नेक को और चिल्ला के कहता है, शॉलिंग यहाँ पे तुरंत आओ हमारी मदद करने के लिए। और शॉलिंग बेचारी डरी सहमी वहाँ पे बोट पे खड़ी रहती है, मगर मजबूरन उसके मालिक ने जो बुलाया है उसे आना ही पड़ता है। और तभी वो अपने कई सारे जाइंट असुराज हैंड बना करके उस जाइंट से स्नेक को दबा देती है और उसे उठने नहीं देती है। और ये मौका पा करके ड्रैगन गर्ल तुरंत अपने बहुत बड़े जाइंट से आइस ड्रैगन को समन करती है, मगर वो ड्रैगन अभी भी उस जाइंट स्नेक के सामने छोटा नजर आ रहा होता है और वो इस ड्रैगन से उस स्नेक के ऊपर अटैक कर देती है और वो स्नेक पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। और यहाँ पे इन लोग को लग रहा होता है कि वो स्नेक का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है और वो लोग यहाँ पे खुशी मना ही रहे होते हैं। तब तक ड्रैगन गर्ल फिर से ऑब्जर्व करती है कि वो बर्फ टूट रही है और वो जाइंट स्नेक बर्फ को तोड़ करके बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से फैंग यान और शॉलिंग तो पीछे हो जाते हैं, मगर ड्रैगन गर्ल ऑलरेडी पीछे होती है। और तभी ड्रैगन गर्ल देखती है कि वो जाइंट स्नेक बाहर आकर के एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल बॉल अपने मुंह से बनाने लगता है और वो स्पिरिचुअल बॉल इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है जिसकी वजह से चारों तरफ अंधेरे से उजाला होने लगता है। ये चीज़ ड्रैगन गर्ल समझ जाती है देख के कि भाई हट जा। फैंग यान को चिल्ला के कहती है, फैंग यान वहाँ मत जाना, मगर ये काफ़ी देर हो चुकी होती है। फैंग यान उस ड्रैगन यानी कि स्नेक के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और जब वो सुनता है कि ड्रैगन गर्ल ने मना किया है तब तक देर हो चुकी होती है। वो स्नेक फैंग यान के ऊपर अटैक कर चुका होता है और फैंग यान उसे डॉज करने की कोशिश करता है, मगर शॉलिंग और फैंग यान उस अटैक के काफ़ी पास होता है। तभी ड्रैगन गर्ल देखती है कि वहाँ पे बहुत बड़ा स्पिरिचुअल धमाका हुआ है, जिसकी वजह से चारों तरफ का समुद्र एकदम हिलसा जाता है। और तभी ड्रैगन गर्ल और उसकी बोट भी काफ़ी दूर खिसक के चली जाती है और बड़ी मुश्किल से ड्रैगन गर्ल अपने आप को खुद को संभालती है। उसके पास से उसकी यिन यांग पिल जो कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को बूस्ट कर सकती थी वो भी गिर जाती है। और तभी ड्रैगन गर्ल देखती है कि फैंग यान और शॉलिंग वो दोनों आसमान से नीचे गिर रहे हैं और वो लोग कोई भी तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहे, यानी कि वो लोग बेहोश हो चुके हैं। और तभी ड्रैगन गर्ल उन लोग को ऐसा देखते हुए एकदम हैरान हो जाती है। वो जल्दी से जल्दी उठती है और अपनी स्पिरिचुअल बोतल को ढूंढने लगती है और एक यिन यान पिल को उठा के खा लेती है, अपनी पावर को रीगेन करने लगती है। और वो देखती है कि फैंग यान और शॉलिंग वो लोग सीधा उस बड़े से स्नेक के मुंह की ओर जा रहे होते हैं। वो चिल्लाती है, फैंग यान शॉलिंग, मगर वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। मगर तभी ड्रैगन गर्ल जैसे ही वहाँ पे उन लोगों के पास जा ही रही होती है और वहाँ पे शॉलिंग और फैंग यान उस बड़े से जाइंट स्नेक के मुंह के पास आ रहे होते हैं। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और मेरे भाई थोड़ी तबीयत खराब थी, एनिमी फीवर था, इसकी वजह से वॉइस में थोड़ा मिसमैच हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय बाय।